निकलो यहाँ से, अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस घर में। रजत भाई की आवाज गूंजी और उन्होंने मेरा बाजू इतनी जोर से झटका कि मैं दहलीज पर मुंह के बल जा गिरी। मेरी आंखों के सामने मेरा आधा जला हुआ पासपोर्ट पड़ा था, जिससे अभी भी धुआं उठ रहा था, और मेरे कानों में मेरी ननद की जहरीली हंसी की आवाज गूंज रही थी। देख क्या रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से और भूल जाओ कि शौर्य नाम का कोई शख्स जिंदा भी है। रजत भाई ने मेरे ऊपर नफरत से थूका। मैंने कांपते हुए सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सा अजनबीपन और वहशियत थी। वही रजत भाई जो मुझे हमेशा सिर झुकाकर बहन कहते थे, आज मुझे कूड़े की तरह बाहर फेंक रहे थे। भैया, भगवान के लिए मेरी बात तो सुनिए। मैं बस इतना ही बोल सकी। मेरे हाथ जुड़े हुए थे। मत लो मेरा नाम अपनी गंदी जुबान से। उन्होंने दरवाजा जोर से मेरे मुंह पर दे मारा। लोहे का गेट बंद होने की आवाज के साथ ही मेरी दुनिया में सन्नाटा छा गया और मैं सड़क पर अकेली रह गई। मुझे क्या पता था कि ये तो बेइज्जती की सिर्फ शुरुआत है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा। मेरा नाम रीमा है। मैं उस रात को याद करूं तो आज भी मेरी आत्मा कांप जाती है। लेकिन उस रात तक पहुंचने से पहले आपको ये जानना होगा कि मैं कौन हूँ और इस दलदल तक कैसे पहुंची। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आती हूँ। हम 3 बहनें थीं और सबसे छोटा हमारा एक लाडला भाई था। मेरे पापा एक मजदूर थे, जिनके हाथों के छाले कभी ठीक नहीं होते थे और जिनकी शर्ट का पसीना कभी सूखता नहीं था। मैं बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी और पापा के माथे पर पड़ी चिंता की लकीरों को वक्त से पहले ही समझने लगी थी। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन का एग्जाम पास किया, मेरी शादी की बातें घर में होने लगी। वजह सिर्फ गरीबी नहीं थी, बल्कि पापा की गिरती हुई सेहत भी थी। वह अक्सर खांसते हुए कहते कि मेरे पास वक्त कम है। मैं चाहता हूँ कि आंखें बंद होने से पहले रीमा को अपने घर का कर दूं। बेटियों का बोझ मजदूर के कंधों पर सबसे भारी होता है। मेरी माँ उन्हें दिलासा देती कि ऐसी बातें मत करिए, भगवान सब ठीक करेगा, अभी तो ये बच्ची है। लेकिन पापा का दबाव बढ़ता गया और उन्होंने फिर मेरी बुआ से इस बारे में बात की, क्योंकि बुआ की शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई थी और वो हमारे पूरे खानदान में सबसे अमीर औरत समझी जाती थी। पापा ने उनसे कहा कि वो अपनी दूर की रिश्तेदारी या जान पहचान में मेरे लिए कोई अपने जैसा ही अच्छा रिश्ता देख लें। कुछ ही दिनों के बाद बुआ हमारे घर आई तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भाई साहब, आपकी परेशानी का हल निकाल लाई हूँ। मेरे दूर की पहचान में एक लड़का है। वो लड़का दुबई में रहता है और लाखों रुपए में कमाता है। मम्मी ने हैरत और खुशी से पूछा, दुबई में? लेकिन दीदी, हम लोग तो गरीब हैं, वो हमसे रिश्ता जोड़ेंगे? बुआ ने सुकून से कहा, अरे भाई, लड़का मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन उसका रोजगार बहुत अच्छा है। उसका नाम शौर्य है। हाँ, उम्र में रीमा से काफी बड़ा है, लेकिन आखिर आदमी की उम्र कौन देखता है जब उसकी जेब भारी हो? पापा ने झिझक कर पूछा कि लड़के के घर में कौन कौन है? बुआ ने कहा, उसके पापा तो काफी समय पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। घर में बस उसकी माँ और 2 बहनें हैं जो शादीशुदा हैं। शौर्य इकलौता बेटा है। बहनें अपने अपने घर की हो गई हैं। माँ अकेली है, तो समझो तुम्हारी बेटी राज करेगी। बस वे लोग जल्दी ही शादी करना चाहते हैं, क्योंकि शौर्य छुट्टी पर आया हुआ है। पापा की आंखों में एकदम चमक आ गई। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हों। मुझे मंजूर है दीदी, अगर लड़का अच्छा है तो हमें उम्र के फर्क से कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी बच्ची को अच्छी जिंदगी मिले। रिश्ता तय हो गया। वे लोग मुझे देखने आए। शौर्य की माँ और बहनों ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजरों में एक अजीब सी जांच पड़ताल थी। लेकिन जैसे ही शौर्य ने मुझे देखा, उसने अपनी माँ के कान में कुछ कहा और मुस्कुरा दिया। वे लोग हाँ करके चले गए। मुझे क्या पता था कि जिसे पापा राज करना कह रहे थे, वो दरअसल कांटों की सेज साबित होगी। शौर्य सच में शरीफ इंसान नजर आते थे, लेकिन उनके पीछे खड़ी उनकी माँ और बहनों की आंखों में जो अजीब सा भाव था, वो हम में से कोई भी नहीं पढ़ सका। मेरी किस्मत का फैसला हो चुका था और मैं सादगी से अपनी बर्बादी की तरफ पहला कदम बढ़ा रही थी। शादी की तैयारी इतनी तेजी से हुई कि मुझे समझने का मौका ही नहीं मिला। पापा की तबीयत और शौर्य की छुट्टियों की कमी की वजह से सब कुछ जल्दबाजी में हुआ। मैंने एक साधारण से लहंगे में अपने माँ बाप के घर से विदा ली और शौर्य के घर में कदम रखा। मेरे दिल में हजारों उलझनें थीं
कि ये गरीब घर की लड़की एक खुशहाल घराने में कैसे एडजस्ट करेगी, मगर शौर्य के व्यवहार ने पहले ही दिन मेरे सारे डर खत्म कर दिए। शादी की पहली रात शौर्य मेरे पास आए तो उनके चेहरे पर एक गंभीर मगर नरम मुस्कुराहट थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बड़े ही प्यार भरे लहजे में बोले, रीमा, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ा हूँ और शायद तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। उनकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि मेरा दिल उनके भरोसे से भर गया। मैंने धीरे से सिर हिलाया तो उन्होंने मुझे सोने का एक सेट तोहफे में दिया, जो शायद मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी से भी ज्यादा कीमती था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं डर रही थी कि सास और नंद का सामना कैसे करूंगी, मगर वहां तो मामला ही उल्टा था। मेरी सास, जिन्हें मैं आंटी कह रही थी, मेरे पास आई और मेरा माथा चूमकर बोली, अरे मेरी बेटी, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो। सौर्य की पसंद वाकई में लाजवाब है। अब तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो। आराम से उठो, कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी दोनों नंदें सोनिया और निशा, जो शादीशुदा थीं और खास तौर पर मेरी शादी के लिए आई हुई थीं, बेबी मेरे साथ बहुत घुल मिल गईं। निशा दीदी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, आप तो बहुत प्यारी हैं। भाई की किस्मत जाग गई है। फिक्र मत करो, हम आपको बोर नहीं होने देंगे। मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रही हूँ। हमारे समाज में सास और नंदों के बारे में जो खौफनाक कहानियां मशहूर थीं, मेरा ससुराल उन सबसे बिल्कुल अलग था। मैं खुद को दुनिया की सबसे किस्मत वाली लड़की समझने लगी। पापा ने ठीक ही फैसला किया था। गरीबी से निकलकर मुझे एक ऐसा घर मिला था जहां इज्जत और मोहब्बत दोनों मुझ पर लुटाई जा रही थी। शौर्य को दुबई में रुकने के लिए सिर्फ 1 महीने की छुट्टी थी। वो चाहते थे कि ये 1 महीना हमारी जिंदगी का बेहतरीन वक्त हो। वो हर रोज मुझे बाहर घुमाने ले जाते। कभी हम महंगे होटल में खाना खाने जाते तो कभी शहर के बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते। मैंने जिंदगी में कभी इतनी रौनक नहीं देखी थी। एक रात जब हम डिनर करके वापस आ रहे थे तो मैंने शौर्य से कहा कि आप मुझ पर इतना खर्च क्यों करते हैं? मैं तो साधारण सी लड़की हूँ, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। शौर्य ने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा और गाड़ी ड्राइव करते हुए बोले, रीमा, मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी भी हो और मेरी खुशी भी। मैंने सालों विदेश में अकेले मेहनत की है। अब जब तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो मुझे लगता है कि इस कमाई का असली हकदार तो कोई तो मौजूद है। तुम बस खुश रहा करो। मैं शौर्य की मोहब्बत में गिरफ्तार होती जा रही थी। वो उम्र में बड़े जरूर थे, लेकिन उनका दिल बहुत जवान और शराफत से भरा था। उनकी मोहब्बत पाकर मैं अपनी गरीबी, अपना पुराना कच्चा घर और अतीत की सारी कमियां भूलती जा रही थी। सास भी मुझे बेटियों की तरह रखती थी और नंदे भी जब जब आती, हंसते खिलते ही वक्त गुजर जाता। मगर वक्त को जैसे पंख लग गए थे। शौर्य की छुट्टियां खत्म होने के दिन करीब आते जा रहे थे। उस 1 महीने में हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, लेकिन अब जुदाई का ख्याल ही मेरे दिल को उदास कर रहा था। मुझे क्या खबर थी कि ये खुशियों का महीना दरअसल एक तूफान से पहले की खामोशी था और मेरे सिर पर एक ऐसी साजिश का जाल बुना जा रहा था जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। शौर्य के दुबई जाने का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, मेरा दिल डूबता जा रहा था। बेशक मेरा ससुराल बहुत अच्छा था और मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन पति के बिना रहने का सोचकर ही मेरी आत्मा कांप उठती थी। मैं सारा दिन खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही रात होती और अपने पति की पैकिंग देखती तो आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन शौर्य अलमारी में अपने कपड़े सहेज रहे थे, तभी उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया। वो तुरंत मेरे पास आए और मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर बोले, रीमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं कोई हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा। ये तो बस नौकरी की मजबूरी है, वरना मेरा दिल भी तुम्हें छोड़कर जाने को नहीं मानता। मैंने सिसकते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं आपके बिना इस घर में कैसे रहूंगी? मुझे आपकी आदत हो गई है। शौर्य ने मुस्कुराते हुए मेरे आंसू साफ किए और फिर एक ऐसी खबर सुनाई जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी शादी अभी नई नई हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने पास दुबई बुला लूंगा।
बस तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा वगैरह बन जाए और कागजात पूरे हो जाएं, तो तुम जल्दी ही मेरे पास आ जाओगी। मैं हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बातों के साथ उनका चेहरा देखती रह गई। क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन शौर्य, आप तो इकलौते बेटे हैं। आपकी माँ यहाँ अकेली रह जाएंगी। अगर मैं भी चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा? शौर्य ने प्यार से कहा। देखो रीमा, ये कुछ वक्त की ही तो बात है। वैसे भी बड़ी बहन की शादी पास में ही हुई है और छोटी वाली भी पास ही रहती है। वे दोनों बारी बारी से अम्मा का ख्याल रख लेंगी। फिर जैसे ही मैं अपना कारोबार पूरी तरह इंडिया में शिफ्ट करूंगा, हम दोनों यहीं आ जाएंगे। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मैं वहां अकेला रहकर थक गया हूँ। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई, क्योंकि हर लड़की की यही इच्छा होती है कि वो शादी के बाद अपने पति के साथ रहे। वैसे भी हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। मैंने भगवान को थैंक यू कहा कि उन्होंने मुझे इतना ख्याल रखने वाला पति दिया। अगले दिन जब मैं अपने मायके गई तो मेरी सहेलियां और रिश्तेदार मेरी किस्मत से जल रहे थे। मेरी बचपन की सहेली सीमा ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, यार रीमा, तू तो किस्मत की धनी निकली। हमने तो हमेशा गरीबी और तंगी ही देखी है, लेकिन तेरे पति ने तो आते ही तेरी जिंदगी बदल दी। सुना है तुझे दुबई बुला रहे हैं? मैंने शर्माते हुए सिर हिलाया। हाँ सीमा, वो कह रहे हैं कि कागजात तैयार होते ही मुझे बुला लेंगे। वो मेरे बिना वहां नहीं रहना चाहते। माँ ने भी मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। भगवान ने तुझे हमेशा खुश रखे बेटी। बस अपने घर को संभाल कर रखना, सास की सेवा करना और पति की भी बात मानना। आखिरकार वो मनहूस घड़ी आ ही गई जब शौर्य को वापस जाना था। एयरपोर्ट जाते वक्त मेरा दिल बहुत उदास था, लेकिन सबने मुझे ढेर सारी तसल्ली देते हुए उन्हें विदा किया। उनके जाते ही घर में जैसे वीरानी छा गई। वो कमरा जहां मैं शौर्य के साथ हंसती खेलती थी, अब मुझे खाने को दौड़ता था। हर चीज में उनकी याद बसी थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और सोचा कि अब मुझे सास और नंदों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। लेकिन शौर्य के जाते ही घर की हवा में एक अजीब सा बदलाव आ गया। मेरी सास, जो मुझे बेटी कहती थी, उनके अंदाज में अचानक रूखापन आ गया। वो और मेरी नंदें जैसे ही मैं पास जाती चुप हो जाती। मैं हैरान थी कि इतना प्यार और इज्जत देने वाली औरतें अचानक से कैसे बदल गईं। क्या मैंने कोई गलती कर दी है, या ये सिर्फ मेरी उदासी की वजह से मेरी गलतफहमी है? मैं खुद को समझाती कि शायद शौर्य के जाने का दुख उन्हें भी है, इसीलिए वे खामोश हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उनके दिलों में मेरे खिलाफ क्या चल रहा है। शौर्य के जाने के बाद मेरा एकमात्र सहारा वे फोन कॉल्स थी, जो वो रोजाना रात को मुझे करते थे। दिन भर की थकान और सास नंदों के बदलते व्यवहार का जहर उनकी कुछ मीठी बातें धो देती थीं, और वे मुझे कॉल पर यही यकीन दिलाते कि बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। एक रात शौर्य ने फोन पर बड़े जोश से बताया, रीमा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारा पासपोर्ट बनकर आ गया है और वीजा प्रोसेसिंग भी अब बस आखिरी मोड़ पर है। एजेंट ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन लगेंगे और तुम मेरे पास दुबई में होगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। खुशी से मेरे आंसू निकल आए। मैंने भरी आवाज में कहा, सच में शौर्य, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। यहाँ दिन काटना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। आपके बिना हर लम्हा सदियों जैसा लगता है। शौर्य ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरी जान, मेरा भी यही हाल है। इसीलिए मैंने मम्मी के अकाउंट में कुछ पैसे भेज दिए हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि वे तुम्हें दे दें ताकि तुम अपनी शॉपिंग पूरी कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ तो तुम्हारे पास हर चीज़ बेहतरीन हो, क्योंकि यहाँ हमारी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी है। और फिर जब तुम आओगी तो मेरे दोस्त भी मिलने आएंगे। अगली सुबह मैंने झिझकते हुए सास से जिक्र किया तो उन्होंने मुंह बनाते हुए मुझे पैसे पकड़ा दिए, जैसे कि मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। बोली, लो ये पकड़ो, मेरा बेटा वहाँ विदेश में खून पसीना बहा रहा है और तुम यहाँ अय्याशियों की तैयारी कर रही हो। अभी शादी को कितना समय हुआ है कि नए कपड़ों की जरूरत पड़ गई। उनका ये ताना मेरे दिल में तीर की तरह लगा, लेकिन मैं चुप रही। मैंने बड़ी नंद सोनिया से कहा कि वो मेरे साथ मार्केट चले ताकि मैं कुछ जरूरी चीजें खरीद सकूं। सोनिया का व्यवहार भी बहुत रूखा था। उसने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन जब मैंने कहा कि शौर्य बार बार पूछ रहे हैं तो वो बिना मन के तैयार हो गई। मार्केट में सोनिया का व्यवहार मेरे साथ ऐसा था जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ।
वो मेरे साथ चलने की बजाय मुझसे 2 कदम आगे चल रही थी और जब मैं कोई चीज पसंद करती तो वो मुंह बनाकर इनकार कर देती। मैंने फिर एक दुकान पर एक सूट पसंद किया और सोनिया को दिखाया। दीदी, ये रंग देखिए, कितना प्यारा है। शौर्य को नीला रंग बहुत पसंद है। सोनिया ने सूट को हाथ लगाए बिना दूर से ही देखा और तीखे अंदाज में बोली, तुम्हारे पास पहले ही कपड़ों का ढेर लगा है। शौर्य तो आदमी है, उसे क्या पता कपड़ों का। फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? कोई भी सस्ता सा ले लो, वैसे भी तुम्हें घर में ही तो रहना है। मैं हैरान रह गई कि ये वही सोनिया दीदी हैं जो शादी से पहले मेरी पसंद की तारीफ ही करते नहीं थकती थीं। मैंने प्यार से कहा, दीदी, मैं तो बस शौर्य की खुशी के लिए ले रही हूँ। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि मैं अपनी पसंद की चीजें ले लूं। सोनिया ने बड़ी तीखी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ हाँ, पता है मुझे, तुमने तो मेरे भाई पर जादू कर दिया है। जो तुम कहती हो वो आंखें बंद करके मान लेता है। लेकिन याद रखना भाभी, मर्द की मोहब्बत पानी के बुलबुले की तरह होती है, कब कम पड़ जाए पता भी नहीं चलता। इसीलिए इतने ऊंचे सपने मत देखो। उसकी बातें मुझे बहुत तकलीफ दे रही थीं, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद घर के कामों की वजह से थकी हुई है या मूड खराब है। मैंने खामोशी से अपनी शॉपिंग पूरी की। हालांकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहीं बैठकर रो लूं। वापसी के रास्ते भर खामोशी रही और घर पहुंचते ही वो अपनी माँ के कमरे में घुस गई, जहां वे दोनों काफी देर तक बातें करती रहीं। मुझे शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उनका व्यवहार सिर्फ मूड की खराबी नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक गहरी नफरत छिपी थी। लेकिन फिर मैं ये सोचकर शांत हो गई कि बस 15-20 दिन की ही तो बात है, फिर मैं शौर्य के पास चली जाऊंगी और हमेशा के लिए इस माहौल से दूर हो जाऊंगी। मुझे क्या पता था कि ये नफरत कोई मामूली बात नहीं, बल्कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जो अपने आखिरी पड़ाव पर है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मेरा पासपोर्ट बनकर आ गया और शौर्य ने वीजा भी लगवा दिया था। अब बस कुछ ही दिनों की दूरी रह गई थी। मैं शौर्य के पास जाने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ही रही थी और मेरा दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। घर की हवा में एक अजीब सा खिंचाव था, लेकिन मेरी अपनी खुशी इतनी बड़ी थी कि मैंने बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। मैं अपने कमरे में बैग पैक कर रही थी और साथ ही सोच रही थी कि शौर्य मुझे देखकर कितने खुश होंगे। मैंने उनके फेवरेट कलर के कपड़े सबसे ऊपर रखे थे। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि दरवाजा खुला और मेरी सास अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह की मुस्कुराहट नहीं, बल्कि गहरी गंभीरता और उदासी छाई हुई थी। मैं जल्दी से खड़ी हो गई और तुरंत बोली, हाँ माँ जी, आप ठीक तो हैं? कोई काम था तो मुझे बोल देती। सास धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आईं और मेरे बिस्तर के किनारे पर बैठ गईं। उन्होंने गहरी नज़र मेरे पैक किए हुए सामान पर डाली और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, रीमा, बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं उनके पास ही कालीन पर बैठ गई। मेरा दिल धक धक करने लगा कि न जाने अब क्या बात होगी। उन्होंने ठंडी आह भरी और बोली, देखो बहू, मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किलों से पाला है। उसके पापा बहुत जल्दी दुनिया से चले गए थे। मैंने लोगों के ताने सहे अपनी जवानी उसकी परवरिश में लगा दी ताकि वो काबिल बन सके। वो मेरा इकलौता सहारा है और मेरी जिंदगी का एकमात्र चिराग। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और खौफ था जिसने मुझे जज्बाती कर दिया। मैं आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ जी, मैं जानती हूँ शौर्य भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो अक्सर मुझे बताते हैं कि आपने उनके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। सास ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, तो फिर वादा करो कि तुम उसे कभी मुझसे दूर नहीं करोगी। मुझे डर है क्योंकि मेरा बेटा परदेश में है और अब तुम भी वहां जा रही हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम दोनों अपनी दुनिया में खो जाओ और मुझे भूल जाओ। कहीं तुम उसे मुझसे छीन न लो। उनकी बात सुनकर मैं तड़प उठी। ये कैसी बातें कर रही थी? मैं भला एक माँ को उसके बेटे से दूर कैसे कर सकती थी? मैंने भरी हुई आवाज में कहा, माँ जी, ऐसा कभी मत सोचिए। वो आपका बेटा है और रहेगा। मैं उसे आपसे क्यों छीनूंगी? मैं तो यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर रहें। शौर्य जल्दी ही अपना कारोबार यहाँ पर सेटल कर लेंगे, फिर हम दोनों वापस आ जाएंगे और आपके साथ रहेंगे। आपको अकेला छोड़ने का तो हम सोच भी नहीं सकते। मेरी बात सुनकर सास कुछ लम्हों के लिए चुप हो गईं
उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी थीं, जैसे वो मेरे अंदर का सच तलाश कर रही हों। फिर वो अचानक खामोशी से उठीं और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गईं। उनके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठी सोचती रही। मेरे दिल में ख़्याल आया कि माँ है ना, इसीलिए उन्हें ये झटका लगा है कि शायद उनका बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा। हालांकि शौर्य तो काफ़ी सालों से बाहर थे, तो मेरे जाने पर वो ऐसी बातें क्यों कर रही थीं? लेकिन उस वक्त मुझे उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई। मैंने यही सोचा कि शायद बुढ़ापे की वजह से वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। मैं नहीं जानती थी कि उनकी ये बातें ममता का डर नहीं, बल्कि एक नफरत भरी वार्निंग थी। वो मुझसे वादा नहीं ले रही थीं, बल्कि मुझे अलविदा कह रही थीं, अपने ही अंदाज में। मैं सास की बातों को उनका प्यार समझकर निश्चिंत हो गई और दोबारा अपनी पैकिंग में व्यस्त हो गई, जबकि मेरी बर्बादी का जाल बुनने वाले लोग दूसरे कमरे में बैठकर मेरी विदाई का नहीं, बल्कि मेरी तबाही का प्लान पूरा कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब मुझे शाम की फ्लाइट से अपने पति के पास जाना था। सुबह का सूरज मेरे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर उगा था। मैं बहुत खुश थी और खुशी खुशी सुबह सवेरे अपनी माँ से मिलने उनके घर गई। मेरी मम्मी ने मुझे गले लगाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मेरी बेटी, तुम हमेशा खुश रहो, अपने घर को ऐसे ही संभालना जैसे यहाँ हम सबका ख्याल रखती थी। सास की सेवा में कोई कमी नहीं आने देना। मैंने कहा, मम्मी आप फिक्र मत करें, मैं वहाँ जाकर भी आपको रोज फोन करूंगी। शौर्य बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे और वैसे भी हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। आप बस अपना ख्याल रखना और दवा वक्त पर खाना। मैं अपनी सहेलियों से भी मिली, सब ने मुझे बधाई दी और मेरी किस्मत की बहुत तारीफ की। उन सब से मिलकर मैं वापस अपने ससुराल आ गई। मैंने अपनी सारी पैकिंग पूरी की और बार बार चेक किया कि कोई चीज छूट तो नहीं गई है। थोड़ी देर बाद शौर्य ने दुबई से कॉल की। शौर्य की आवाज में बेचैनी और खुशी दोनों थी। रीमा, सारी तैयारी पूरी हो गई है ना? मैंने सोनिया को फोन कर दिया है कि वो और रजत तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देंगे। बस तैयार रहना, गाड़ी का इंतजाम हो गया है। मैं यहाँ बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं मुस्कुराते हुए बोली, जी सब ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस रजत भैया और दीदी का इंतजार है, वे आए तो फिर हम निकलेंगे। मुझे भी आपके पास आने की बहुत जल्दी है। फोन बंद करके मैंने चैन की सांस ली। शाम का वक्त करीब था और फ्लाइट का टाइम हो रहा था। मैं अपने कमरे में बैग के पास खड़ी थी और आखिरी बार अपना हैंडबैग चेक कर रही थी कि पासपोर्ट और टिकट सब कुछ ठीक से है या नहीं। इतने में सोनिया दीदी कमरे में दाखिल हुईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे मैं उस वक्त नहीं समझ पाई। मैंने बैग की जिप बंद की और उनकी तरफ देखकर कहा, दीदी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रजत भैया गाड़ी निकालें तो हम चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए, ट्रैफिक का भी कोई भरोसा नहीं होता। सोनिया दीदी ने दरवाजा पीछे से बंद किया और धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आईं। उन्होंने गहरी नज़र मेरे सामान पर डाली और फिर तंजिया लहजे में बोली, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की, जरा दिखाओ तो सही अपना वीजा और पासपोर्ट, मैं भी तो देखूं कि मेरे भाई ने तुम्हारे लिए क्या इंतजाम किया है। मैं हैरान हुई कि इस वक्त ये सब क्यों देखना चाहती हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपना पासपोर्ट और कागज उनकी तरफ बढ़ा दिए। ये लीजिए दीदी, देख लीजिए, शौर्य ने सब कुछ अच्छे तरीके से कराया है, वीजा भी लग गया है, टिकट भी कंफर्म है। सोनिया ने मेरे हाथ से झपटते हुए अंदाज में पासपोर्ट छीना और कागजात उलट पलट कर देखने लगी। उनके चेहरे के हाव भाव एक पल में बदल गए। वो नफरत से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से उड़कर वहां पहुंच जाओगी और हम देखते रह जाएंगे? मैं घबरा गई और एकदम पीछे हटी। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा वीजा लग चुका है और टिकट भी कंफर्म है। शौर्य मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप प्लीज मेरा पासपोर्ट वापस करिए, मुझे देर हो रही है। सोनिया ने पासपोर्ट अपनी मुट्ठी में दबा लिया और जोर जोर से हंसने लगी। देर तो अब तुम्हें बहुत हो जाएगी। तू क्या समझती थी कि आते ही पूरे घर पर हुकूमत चलाएगी और मेरे भाई को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाकर खुद उसके पीछे बाहर चली जाएगी? तुम वहां जाओगी और सारा पैसा खुद हड़प कर लोगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीदी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। प्लीज मेरा पासपोर्ट दीजिए, वरना फ्लाइट निकल जाएगी।
शौर्य परेशान हो जाएंगे। सोनिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाकर बोली, हाँ मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। तू वहां चली गई तो माँ को पैसे फिर कैसे भेजेगा? हमारे पास आते ही तूने हमारा भाई छीन लिया। वो पहले सिर्फ हमारा था, अब वो सिर्फ तुम्हारी सुनता है। ऐसे मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें वहां तक जाने ही नहीं दूंगी और तुम्हारे साथ वो करूंगी कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से भी निकाल देगा। मैं आगे बढ़कर उनसे पासपोर्ट लेने की कोशिश करने लगी। दीदी ऐसा मत करिए, शौर्य नाराज होंगे अगर मैं नहीं पहुंची। लेकिन सोनिया ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं बिस्तर पर जाकर गिर पड़ी। मैं बिस्तर से उठी और दोबारा सोनिया दीदी की तरफ बढ़ी ताकि उनसे अपना पासपोर्ट ले सकूं। दीदी भगवान के लिए भगवान से डरिए। आप ये क्या कर रही हैं? मेरी फ्लाइट का वक्त निकल रहा है और आप ये तमाशा कर रही हैं। मुझे जाने दीजिए वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। सोनिया ने मुझे नफरत से देखा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। मेरे गाल पर उनकी उंगलियों के निशान छप गए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं संभल भी नहीं पाई थी कि उन्होंने मेरे बालों से पकड़कर मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया। बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी। सबको इकट्ठा करोगी तो कर लो। इस घर में मेरी और मम्मी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तू क्या समझती है कि शौर्य तुझे बचा लेगा? वो तो यहाँ है ही नहीं। मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन मेरी नजरें अपने पासपोर्ट और वीजा पर थी जो सोनिया के हाथ में थे। दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करिए। शौर्य मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं नहीं पहुंची तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। सोनिया ने पासपोर्ट लहराते हुए कहा, परेशान? अरे वो तो तब परेशान होगा ना जब उसे पता चलेगा कि उसकी प्यारी बीवी उसे धोखा देकर भाग गई है। मैं तो उसे यही बताऊंगी कि तुमने ये पासपोर्ट खुद जलाया है क्योंकि तुम उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। ये कहकर सोनिया ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। मेरी आंखें डर से फैल गईं। नहीं दीदी ऐसा मत करिए, मैं चिल्लाई। सोनिया ने लाइटर जलाया और आग को कागजों के पास ले गई। अब देख तेरा ये दुबई जाने का सपना कैसे राख होता है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं पूरी ताकत से उठी और उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सोनिया मुझसे ज्यादा ताकतवर साबित हुई। हम दोनों के बीच छीना झपटी हो रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और रजत भैया अंदर आ गए। उन्हें देखते ही मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। रजत भैया हमेशा खामोश रहते थे और मुझे अपनी बहन की तरह ही समझते थे। मैं रोते हुए उनकी तरफ भागी और उनके पैरों में गिर गई। भैया भगवान के लिए मेरी मदद करिए। देखिए दीदी क्या कर रही हैं। ये मेरा पासपोर्ट जला रही हैं। ये मुझे शौर्य के पास नहीं जाने दे रही हैं। आप तो समझदार हैं, इन्हें रोकिए प्लीज। शाम का वक्त करीब था और फ्लाइट का टाइम हो रहा था। मैं अपने कमरे में बैग के पास खड़ी थी। रजत भैया ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर सोनिया की तरफ देखा। सोनिया थोड़ी घबराई लेकिन फिर अकड़कर खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रजत? बाहर जाओ, यह औरतों का मामला है। रजत भैया ने तेजी से आगे बढ़कर सोनिया के हाथ से पासपोर्ट और कागज छीन लिए। इससे पहले कि आग उन्हें पूरी तरह अपनी लपेट में ले लेती, मैंने चैन की सांस ली। शुक्र है उन्होंने मेरे कागज बचा लिए। सोनिया चिल्लाई, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे जलने दो, ये मनहूस हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है। भैया ने कागज अपनी जेब में डाल लिए और उनकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी उतर आई। वो मेरी तरफ मुड़े और मेरी सोच से परे उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर जोर से खड़ा किया। तुम चुप रहो सोनिया, तुम औरतों को कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता। अगर आग लगाओगी तो धुआं उठेगा और मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे। इस मुसीबत का हल मेरे पास है। मैं हैरानी से भैया का मुंह देखने लगी। आप ये क्या कर रहे हैं? रजत भैया ने मुझे इतनी जोर से झटका दिया कि मैं दरवाजे से टकरा गई। खबरदार, जो मुझे भाई कहा। तुम जैसी लड़कियां भाई कहने के लायक नहीं होती। बहुत शौक है ना तुम्हें घर से निकलने का? तो चलो आज मैं तुम्हें निकालता हूँ। मैं तो दंग रह गई। ये वही रजत भैया थे जिनसे मैं मदद मांग रही थी। उन्होंने मेरा बाजू इतनी जोर से जकड़ रखा था कि मुझे लग रहा था मेरी हड्डी टूट जाएगी। वो मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर लाने लगे। सोनिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। हाँ रजत, यही ठीक है। इसे ऐसे धक्के देकर निकालो कि इसे अपनी औकात याद आ जाए। बाहर आंगन में मेरी सास कुर्सी पर बैठी तमाशा देख रही थी। मैंने रोते हुए उन्हें पुकारा,
माँ जी, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपकी बेटी थी। सास ने मुंह फेर लिया और ठंडे लहजे में बोली, बेटियां घर जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं। तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की है, अब अपना अंजाम भुगतो। रजत भैया मुझे घसीटते हुए मेन गेट की तरफ ले जा रहे थे। मैंने अपने पैर जमीन पर जमा लिए और खींचातानी करने की कोशिश की, पर उनकी ताकत के सामने मैं टिक नहीं पाई। छोड़ दीजिए मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शौर्य को आने दीजिए, मैं सब बता दूंगी। रजत भैया रुके नहीं और गरज कर बोले, शौर्य के नाम को भूल जाओ, अब तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़ कर आऊंगा जहां तुम्हारा सुराग भी नहीं मिलेगा। और तुम लोग फिक्र मत करो, मैं शौर्य को बता दूंगा कि ये घर से जेवर और पैसे लेकर भाग गई है। फिर देखना वो कैसे इसे अपनी जिंदगी से निकालता है। सोनिया ने पीछे से आवाज लगाई, हाँ ले जाओ इसे, और ख्याल रखना कि ये दोबारा इस गली में नजर ना आए। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं इसने। रजत भैया ने मेन गेट खोला और मुझे कूड़े के ढेर की तरह बाहर सड़क पर धक्का दे दिया। मेरा दुपट्टा कंधों से सरक गया था और मैं बिना चप्पल के सड़क पर खड़ी कांप रही थी। गली सुनसान थी और कोई मेरी मदद के लिए आने वाला नहीं था। रजत भैया ने मेरी कलाई दोबारा पकड़ी और मुझे अपनी गाड़ी की तरफ धकेलते हुए बोले, अंदर बैठो, इससे पहले कि कोई देख ले। आज तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं डर से थरथर कांप रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मेरे अपने ही रखवाले मेरे शिकारी बन चुके थे। सास और नंद गेट पर खड़ी मुस्कुरा रही थीं और मैं बेबस सी गाड़ी में बैठने पर मजबूर हो गई। मुझे क्या पता था कि रजत भैया मुझे मौत के घाट उतारने ले जा रहे हैं या किसी और अंधेरी खाई में। गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। मैं पिछली सीट पर सिमटी हुई लगातार रोए जा रही थी। भैया की खामोशी मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मेरे दिमाग में तरह तरह की उलझनें आ रही थीं कि अभी ये मुझे कहाँ ले जाकर मारेंगे या किसी वीरान जगह पर फेंक देंगे। मैंने हिम्मत करके कांपती आवाज में दोबारा उनसे बात करने की कोशिश की। रजत भैया, भगवान का वास्ता है, मुझे जाने दीजिए। मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी आप लोगों का बुरा नहीं चाहा। मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। बस मेरी जान बख्श दीजिए। रजत भैया ने फ्रंट मिरर से मेरी तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी वही शक्ति थी जो घर से निकलते वक्त थी। उन्होंने कड़वे अंदाज में कहा, मैंने कहा है ना, चुप बैठो। अभी वो वक्त नहीं आया है कि मैं तुम्हारी कोई बात सुनूं। बस जैसे तैसे हम सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। उनकी इस बात ने मेरी बच्ची कुची उम्मीद भी तोड़ दी। मैंने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेरी जिंदगी के कुछ ही पल बाकी हैं। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक अनजान बिल्डिंग के सामने रुकी। ये कोई वीरान जगह नहीं, बल्कि शहर का एक होटल लग रहा था। भैया गाड़ी से उतरे और पिछला दरवाजा खोलकर मेरा बाजू पकड़कर बाहर निकाला। चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर यहाँ कोई तमाशा करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं मजबूरी में उनके साथ चल पड़ी। वो मुझे होटल के रिसेप्शन से होते हुए कॉरिडोर की तरफ ले गए। मेरे पैरों में जान नहीं थी, लेकिन उनकी पकड़ मेरे बाजू पर बहुत मजबूत थी। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर धकेल दिया। मैं कमरे में खड़ी कांप रही थी कि अब क्या होगा। रजत भैया ने अंदर जाकर दरवाज़ा लॉक किया और कुंडी लगा दी। ये देखते ही मेरा दिल गले में आ गया। मुझे लगा कि अब शायद मेरे साथ वो होने वाला है जो दरिंदगी से भी ज़्यादा बदतर है। मैंने चिल्लाने के लिए मुंह खोला ही था कि रजत भैया का अंदाज एकदम बदल गया। जो कुछ देर पहले तक कसाई बने हुए थे, अचानक उनके कंधे झुक गए और चेहरे से वो बेरहमी गायब हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर मेरे सामने सिर झुकाया और बड़े ही नरम और शर्मिंदा लहजे में बोले, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको धक्का दिया और घसीटा, लेकिन भरोसा करिए इसके सिवा मेरे पास आपको बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। मैं हैरानी से उनका मुंह देखने लगी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मुझे मारने लाए थे। आप तो कह रहे थे कि मुझे ऐसी जगह छोड़ेंगे जहां मेरा सुराग भी नहीं मिलेगा। रजत भैया ने कुर्सी मेरी तरफ बढ़ाई और बोले, आप पहले बैठ जाइए और पानी पीजिए। मैं आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका रखवाला बनकर आपको यहाँ लाया हूँ।
अगर मैं वहाँ वो ड्रामा नहीं रचाता तो सोनिया और माँ जी आपको जान से मार देती, या फिर आप पर चोरी और बदचलनी का ऐसा घटिया इल्जाम लगाती कि आपको सीधा जेल भेज देती। और शौर्य कभी आपकी शक्ल भी नहीं देखता। मैं कुर्सी पर गिर सी गई और हैरत से पूछा, ड्रामा? तो क्या वो सब दिखावा था? लेकिन आपने मेरा पासपोर्ट और कागज। भैया ने अपनी जेब से मेरा पासपोर्ट और कागज निकालकर टेबल पर रख दिए। वे बिल्कुल सुरक्षित थे। ये देखिए, आपकी अमानत। सोनिया इन्हें जलाने वाली थी, मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया है। मैं जानता था कि अगर मैं वहां उनके साथ देने की एक्टिंग नहीं करता तो वे मुझे भी आपका हमदर्द समझकर घर से निकाल देती और फिर आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी और शुक्रिया के आंसू थे। भगवान आपका भला करे भैया। मैं तो समझ रही थी कि सब खत्म हो गया, लेकिन अब क्या होगा? सोनिया तो यही समझ रही है कि आपने मुझे घर से निकाल दिया है। भैया गंभीर हो गए। हाँ, वो यही समझ रही है, और मैंने उन्हें यकीन भी दिलाया है कि मैं आपको किसी गंदी जगह छोड़कर आया हूँ ताकि वे निश्चिंत हो जाएं। उनका प्लान ये है कि वे शौर्य को कॉल करके बताएंगी कि आप जेवर और पैसे लेकर किसी और के साथ भाग गई हैं। वे शौर्य के दिल में आपके खिलाफ इतनी नफरत भर देना चाहती हैं कि वो आपको तलाक दे दे। मैं घबरा गई। तो रजत भैया, क्या शौर्य उनकी बात मान लेंगे? वो तो मुझसे प्यार करते हैं। भैया ने इत्मीनान से मुस्कुराकर अपना मोबाइल निकाला। आप फिक्र ना करें, मैंने रास्ते में ही शौर्य को मैसेज कर दिया था और अभी होटल पहुंचकर उन्हें कॉल पर सब कुछ बता दिया है। वो सच्चाई जान चुके हैं। वो अभी आपसे बात करेंगे। उन्होंने नंबर मिलाया और फोन मेरे हाथ में दे दिया। दूसरी तरफ से शौर्य की घबराई हुई आवाज आई, रीमा, रीमा, तुम ठीक तो हो? रजत ने मुझे सब बता दिया है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मेरी अपनी माँ और बहन तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है। शौर्य की आवाज सुनते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। शौर्य, मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं बहुत डर गई हूँ। अगर भैया नहीं होते तो आज मैं जिंदा ना होती। शौर्य ने मुझे दिलासा दिया। तुम रो मत मेरी जान। रजत ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझता था कि वे लोग तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन वे तो सांप निकले। तुम रजत पर भरोसा रखो, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तुम कुछ दिन इसी होटल में रहो, वही तुम्हारे खाने पीने और सुरक्षा का इंतजाम रहेगा। मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा। अब जंग शुरू हो चुकी है और जीत सच्चाई की होगी। कॉल खत्म हो गई। मैंने दरवाजा लॉक कर लिया। मेरा दिल अब शांत था। मुझे होटल के कमरे के अकेलेपन का डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पति मेरे साथ है और मेरा एक भाई मेरी सुरक्षा कर रहा है। बाहर मेरी नंद और सास अपनी साजिश की कामयाबी पर खुश हो रही थी, लेकिन वे ये नहीं जानती थीं कि यही साजिश उनकी बर्बादी का कारण बनने वाली है। 2 दिन इसी होटल के बंद कमरे में गुजारने के बाद आखिरकार दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने रजत भैया खड़े थे। उनके हाथ में टिकट और एक जोड़ी सूट था। उन्होंने जल्दी से कहा, भाभी तैयार हो जाइए, हमारी फ्लाइट का वक्त हो गया है। मैंने सब अरेंजमेंट कर लिया है। सोनिया और माँ जी इस वक्त अपनी कामयाबी के जश्न में खोई हैं और रिश्तेदारों को फोन करके आपके भागने की झूठी खबर सुना रही हैं। ये निकलने का सबसे अच्छा वक्त है। मैंने उनके हाथों से कपड़े लिए और अपना बैग उठाया। भगवान आपको हजारों खुशियां दे भैया, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। हम खामोशी से एयरपोर्ट पहुंचे। रजत भैया मुझे लाउंज तक छोड़ने आए और जाते हुए बोले, बस यहाँ से आगे का सफर आपको अकेले ही करना है। शौर्य दुबई एयरपोर्ट पर आपका इंतजार करेंगे। आप बेफिक्र होकर जाइए और उन जालिमों की फिक्र ना करिए। मैं सब संभाल लूंगा। प्लेन का सफर कैसे गुजरा मुझे कुछ खबर नहीं। मेरा दिल बस शौर्य से मिलने के लिए बेचैन था। जैसे ही मैं दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकली, सामने शौर्य खड़े थे। उन्हें देखते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं रोते हुए उनकी तरफ बढ़ी। उन्होंने मुझे थाम लिया और मेरी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, बस रीमा, अब तुम सुरक्षित हो। वो बुरा वक्त गुजर गया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। हम घर पहुंचे तो उनका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे सोफे पर बिठाया और अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये देखो मेरी माँ और बहन के मैसेजेस, जरा पढ़ो तो सही कि ये तुम्हारे बारे में क्या बकवास कर रही हैं। मैंने स्क्रीन पर देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। सोनिया ने मैसेज किया था, शौर्य तुम हिम्मत रखना,
रीमा घर का सारा जेवर और पैसा लेकर भाग गई है और हमने उसे एक गैर मर्द के साथ गाड़ी में बैठते देखा है। हमें तो पहले ही शक था कि उसके लक्षण ठीक नहीं हैं। मैंने मोबाइल टेबल पर रख दिया और रोते हुए कहा, शौर्य ये मुझ पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? मैं तो उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझती थी। उन्होंने मेरे चरित्र पर उंगली उठा दी। शौर्य ने मुट्ठी जोर से टेबल पर मारी और उसकी आंखों में शोले भड़क उठे। तुम फिक्र मत करो रीमा, उनकी इन बातों का जवाब मैं उन्हें ऐसा दूंगा कि वे याद रखेंगी। वे समझ रही हैं कि मैं उनकी बातों में आ गया हूँ। मैंने अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही दूंगा। मैंने डरते हुए पूछा, आप क्या करेंगे? वो आपकी माँ है। शौर्य ने ठंडे लहजे में फैसला सुनाते हुए कहा, माँ है तो क्या हुआ? क्या उन्हें जुल्म करने का लाइसेंस मिल गया है? मैंने आज ही बैंक को कॉल करके अपना जॉइंट अकाउंट अलग करवा दिया है और मम्मी को जाने वाला महीने का खर्चा भी बंद कर दिया है। अब जब पैसे खत्म होंगे और मैं फोन नहीं उठाऊंगा, तब उन्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। मैंने शौर्य को रोकने की कोशिश की। ये तो बहुत गलत होगा, वो बूढ़ी हैं, वो गुजारा कैसे करेंगी? शौर्य ने सख्ती से मुझे मना कर दिया। तुम बीच में मत बोलो रीमा, ये उनके किए की सजा है। वे समझ रही हैं कि मैं सदमे में हूँ, इसीलिए बात नहीं कर रहा और खर्चा नहीं भेज रहा। उन्हें इसी गलत फहमी में रहने दो। जब वे एक एक रुपए को तरसेंगी, तब उन्हें उस लड़की की कदर होगी जिसे वे सड़क पर फेंक कर आई थीं। मैं अब उनसे तभी बात करूंगा जब मैं तुम्हें लेकर वापस इंडिया जाऊंगा और उनका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। शौर्य का फैसला अटल था। उधर इंडिया में मेरी सास और नंद को ये लगता था कि रीमा का किस्सा खत्म हो गया है और शौर्य अब सिर्फ हमारा है। वे नहीं जानती थी कि उनकी खुशी कुछ समय की है और शौर्य की खामोशी एक बड़े तूफान का इजहार कर रही थी। पूरा 1 साल गुजर चुका था। शौर्य ने इस दौरान अपनी माँ और बहन से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा, ना ही उन्हें 1 रुपया भी भेजा। अब जब शौर्य ने दरवाजे पर दस्तक दी तो माँ जी ने दरवाजा खोला। सामने मुझे और मेरी गोद में खूबसूरत से बेटे को देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो पत्थर की मूरत बनी हमें देखती रहीं, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा हो। शौर्य ने गंभीरता से कहा, क्या हमें अंदर आने की इजाजत नहीं है या हम यहीं दरवाजे से वापस चले जाएं? सास हकलाते हुए बोली, अरे बेटा तुम और ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो भाग गई थी। हम अंदर आ गए। सोनिया दीदी भी शोर सुनकर बाहर आईं और मुझे देखकर चिल्ला उठी, ये कलमुही यहाँ क्या कर रही है? शौर्य, तुम इस बदचलन औरत को वापस क्यों लाए हो जिसने हमारी नाक कटवा दी थी? शौर्य ने गरज कर कहा, अपनी जुबान बंद रखो सोनिया, ये बदचलन नहीं बल्कि इस घर की इज्जत है। तुम दोनों ने मिलकर जो ड्रामा रचा था और जो साजिश की थी, वो मैं पहले दिन से जानता हूँ। रीमा भागी नहीं थी बल्कि उसे भगाया गया था। सोनिया और सास हैरानी से शौर्य का मुंह देखने लगी। सास बोली, तुम्हें किसने कहा? ये झूठ बोल रहा है। इतने में रजत भैया कमरे से बाहर आए और शौर्य के कंधे पर हाथ रखकर बोले, ये झूठ नहीं बोल रहा है सोनिया, मैंने शौर्य को सब कुछ बता दिया था। याद है उस रात मैं रीमा को होटल ले गया था। मैंने उसे वहां से प्लेन पर बिठाया था ताकि वो तुम लोगों के साए से सुरक्षित रह सके। सोनिया गुस्से से पागल हो गई। वो रजत भैया की तरफ लपकी और चिल्लाई, क्या तुमने मेरे साथ गद्दारी की? मेरे ही घर में रहकर मेरी जड़ काटी? तुम मेरे पति हो या दुश्मन? रजत भैया ने कहा, मैंने गद्दारी नहीं की बल्कि किसी का घर उजड़ने से बचाया है। अगर मैं उस रात तुम्हारा साथ नहीं देता तो आज रीमा जिंदा नहीं होती। सोनिया जरा सोचो, अगर मैं तुम्हें ऐसे ही रात के अंधेरे में धक्के देकर निकाल दूं, तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन लूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस यही सब कुछ मैं इस मासूम के साथ नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए मैंने इसकी मदद की। सोनिया सिसकते हुए बोली, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। तुमने मेरी माँ और मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। तुम्हारे जैसे दगाबाज इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। निकल जाओ मेरे घर से। रजत भैया का सबर भी जवाब दे गया। उन्होंने कहा, घर से तो अब मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम अपने अंजाम को पहुंचोगी। मुझे भी ऐसी साजिश करने वाली और जालिम औरत के साथ रहने का कोई शौक नहीं है जो अपनी भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दे। मैं भी तुम्हें तलाक दूंगा। ये सुनते ही सन्नाटा पसर गया। सोनिया जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दूसरों के लिए जो गड्ढा उसने खोदा था वो खुद उसी में गिर जाएगी।
उसके 2 बच्चे सहमे हुए खड़े थे। शौर्य ने अपनी माँ की तरफ देखा जो सिर झुकाकर खड़ी थीं। देख लिया मम्मी, आपके घमंड और साजिश ने क्या किया। मेरा घर तो बच गया क्योंकि हमारा रिश्ता भरोसे और यकीन पर कायम था, जिसे कोई साजिश नहीं गिरा सकी। लेकिन आपकी बेटी का घर उजड़ गया। आपको तो मेरा घर बसाना चाहिए था, लेकिन आप मेरा ही घर उजाड़ने लग गईं, सिर्फ इस डर से कि कहीं रीमा मुझे आपसे छीन न ले, जबकि छीन तो आप रही थीं। सास रोते हुए आगे बढ़ी और मेरे पैरों में गिरने लगी। मुझे माफ कर दो रीमा, मैं बहक गई थी। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। मैंने ममता के अंधेपन में आकर जुल्म किया। मैंने जल्दी से उन्हें उठाया और कहा, माँ जी, आप बड़ी हैं, माफ़ी मत मांगिए, मैंने आपको माफ़ किया। लेकिन शौर्य अब सोनिया को घर में रखने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा, सोनिया अब इस घर में नहीं रहेगी। उसने जो भी किया है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। मैंने शौर्य का हाथ पकड़ा और मिन्नतें की। शौर्य, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। इन्हें इनके किए की सज़ा मिल चुकी है। इनका घर टूट गया है। अब हम इन्हें छत से अलग ना करें। प्लीज़ मेरी खातिर इन पर रहम कीजिए और इस घर में सहारा दीजिए। इनके मासूम बच्चे हैं। शौर्य मेरी बात टाल नहीं सके। उन्होंने फिर सोनिया को घर के ऊपर के हिस्से में रहने की इजाज़त दे दी। अब सोनिया मेरे ही घर में मेरे साथ रहती है। उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका है। रजत भैया ने दूसरी शादी कर ली है और कभी कभार सोनिया के बच्चे अपने पापा से मिलने जाते हैं। सोनिया अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और मुझसे नज़रें नहीं मिला पाती। मैं तो उसे कब की माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माफ़ कर देना ही सबसे ज़्यादा सुकून भरा होता है अपनी ज़िंदगी को शांति से जीने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।